नमस्कार सभी को। और आज जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है क्लास 12 का, उसका जो भूगोल का पेपर हुआ है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं विद रेफरेंस। बुक में कहाँ से वो क्वेश्चन आया है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने, रुको और जाओ निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद नवनिश्चयवाद की विचारधारा है जिसे ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया था, और ये मानव भूगोल का जो हमारा पहला पार्ट है उस पहले चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, मानव विकास का अर्थ है। मानव विकास, तो मानव विकास का जो चैप्टर है मानव भूगोल के अंदर ही, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गुणात्मक परिवर्तन को ही मानव विकास कहा जाता है। तो उसमें वृद्धि और विकास का अंतर दे रखा है, जिसके अंदर ये बताया कि जो वृद्धि होती है वो मूल्य निरपेक्ष होती है और जो विकास होता है वो मूल्य सापेक्ष होता है। तो ये मूल्य सापेक्ष की बात करता है। अगला प्रश्न है, प्रवास का अपकर्ष कारक है। तो प्रवास का अपकर्ष कारक वो होता है जो हमें आकर्षित करता है। तो जाहिर सी बात है, महामारियाँ, राजनीतिक उपद्रव, प्राकृतिक विपदाएं, ये तो हमें आकर्षित नहीं करेंगी। तो सही जवाब हो जाएगा काम के बेहतर अवसर। दूसरे होते हैं प्रतिकर्ष कारक। ये जितने भी कारक हमने देखे हैं ये सब के सब कौन से हैं? प्रतिकर्ष कारक हैं। प्रतिकर्ष कारक हैं। तो प्रतिकर्ष कारक वे होते हैं जो हमें धकेलते हैं, जाने के लिए मजबूर करते हैं। अगला प्रश्न है, खोल खोज। खोल खोज कौन सी कृषि को कहेंगे? तो खोल खोज है आपकी सामूहिक कृषि। खोल खोज सामूहिक कृषि है। सामूहिक कृषि। तो यहाँ ये सामूहिक कृषि हो जाएगा भाई, सामूहिक कृषि। और ये जो कृषि का पाठ है प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाओं का जो पाठ है कहाँ? मानव भूगोल के अंदर। उस मानव भूगोल के अंदर जो प्राथमिक क्रियाओं का पाठ है वहाँ उस लेसन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग कौन से क्षेत्र में? तो विनिर्माण उद्योग द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, नो डाउट। कृषि क्रियाकलाप हैं, बाकी सब हैं वो प्राथमिक से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, विश्व का सघनतम रेल तंत्र। विश्व का सघनतम रेल तंत्र यूरोप में मिलता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारे पास में, विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है? तो जो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है वो विश्व का व्यस्ततम जलमार्ग है। अगला है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा है तो ये बिहार हो जाएगा। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हमारी बुक में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही दिया हुआ है। ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख क्रिया, ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख क्रिया प्राथमिक क्रियाएं होती, और द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक जो क्रियाकलाप हैं वो शहरी बस्तियों के क्रियाकलाप हैं। अगला प्रश्न है, नीरू मीरू कार्यक्रम। नीरू मीरू कार्यक्रम ये हमने जल संसाधन का जो पार्ट था भारत भूगोल में, उस जल संसाधन के पार्ट में हमने पढ़ा था। नीरू मीरू जो कार्यक्रम है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न प्रादेशिक नियोजन का अर्थ पूछ रहा है हमसे। प्रादेशिक नियोजन, तो नियोजन का जो पार्ट था भारत भूगोल में हमने पढ़ा। नियोजन के पार्ट में दो प्रकार के नियोजन बताए हैं। देखिए, एक तो है खंडीय नियोजन और एक है प्रादेशिक। तो जो खंडीय नियोजन होता है उसमें तो अलग अलग सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया जाता है, विभिन्न सेक्टरों के ऊपर ध्यान देते हैं। जबकि प्रादेशिक जो नियोजन है वो प्रादेशिक नियोजन विभिन्न क्षेत्रों में
जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर एक जैसा विकास नहीं होता, तो उनमें असंतुलन पाया जाता है। ठीक है, तो इस असंतुलन को कम करने के लिए प्रदेशों के आधार पर नियोजन किया जाता है। तो क्षेत्र विशेष के विकास का जो उपागम है उसे प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। तो ये दो उपागम है बेसिकली प्रादेशिक नियोजन के। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा का कारण पूछा हमसे। तो अम्लीय वर्षा तो जाहिर सी बात है वायु प्रदूषण के कारण होगी अम्लीय वर्षा। अगले देखिए रेगिस्तान के प्रश्न आ गए हमारे पास में। और रेगिस्तान के प्रश्नों में अगर आप देखेंगे तो देखिए मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास समूह में, अब ये यहाँ 66 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और बाकी मैं इसका आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ देखिए भाई उच्च पूछा हमसे, ऐसी स्थिति में तो आंसर 53 होना चाहिए था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो इस सारणी में यहाँ देखिए ये पहले की किताब थी जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार इस वर्ग में 66 देश सम्मिलित हैं। तो एग्जामिनर ने यहाँ से बनाया इस प्रश्न को, न कि इस सारणी से। अगर इस सारणी से बनाते तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ उच्च लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ ये भी कह रहा है कि 0.8। तो जो पुरानी NCERT की जो किताबें चलती थी वहाँ ये जो सारणी में आपको ये जो 4 दिखाई दे रहे हैं, ये 4 वर्ग न होकर के और 3 ही वर्ग थे, उच्च मध्यम और निम्न प्रकार का। उच्च मध्यम और निम्न प्रकार के, उसी आधार पर यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस सारणी को तो नई पुस्तकों के अनुसार अपडेट कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ देखिए 66 दिख रहा है, यहाँ 53 दिया हुआ है। लेकिन अगर बुक की लाइन में से उठाया गया है प्रश्न देखिए एग्जामिनर ने यहाँ से उठाया, तो ऐसी स्थिति में आंसर 66 होगा। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ उच्च के अंदर 53 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो एग्जामिनर ने कहाँ से प्रश्न उठाया और इस सारणी में कौन सा मान क्या है, कितने देश हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया। मानव विकास का जो पार्ट है हमारी मानव भूगोल की बुक, उसमें आपको ये सारणी मिल जाएगी। अगला है ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है, जनसंख्या के आकार पर। ठीक है, एज इट इज़ लिखी हुई है लाइन है, आपको मैं कुछ एक दिखाऊंगा, देखिए इनके संदर्भ दिखाऊंगा। रेशम मार्ग, यहाँ ये रेशम मार्ग हो जाएगा। रेशम मार्ग रोम को चीन से जोड़ने वाली दूरी के व्यापार के एक प्रारंभिक उदाहरण है। अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के अलवर ज़िले से संबंधित है साहब, अलवर ज़िले से। और नीरू मीरू कार्यक्रम आ ही गया आंध्र प्रदेश का। तो जल संसाधन का जो पार्ट है वहाँ ये आपको मिल जाएगा, अलवर। ये लीजिए साहब अलवर। भारतीय रेल प्रणाली को 16 मंडलों में, ये 16 में ही है। ठीक है, हमारी बुक में 16 ही दिए हुए हैं तो हम 16 ही लिखेंगे इसमें। और कार्यक्रम देखिए कौन सा कार्यक्रम पूछ रहा है ये, नमामि गंगे। जी बिल्कुल, नमामि गंगे कार्यक्रम। देखिए भाई देखिए, नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा नदी की स्थिति में सुधार से संबंधित है। और इसी प्रकार का एक कार्यक्रम है नमामि देवी नर्मदे, वो नर्मदा नदी से संबंधित है। जहाँ तक मुझे याद है 9th क्लास की जो भूगोल की बुक है उसमें वो दिया हुआ है। जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक हमसे पूछे हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक पूछे हैं, जबकि होते 3 हैं। देखिए एक तो जन्म दर, ठीक है, एक मृत्यु दर और एक प्रवास।
जनसंख्या परिवर्तन के ये 3 घटक होते हैं। तो हमसे 2 पूछे हैं, तो हम 2 का जवाब इसमें दे देंगे। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का क्या कार्य है? भाई विश्व व्यापार संगठन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो व्यापार है उसके नियमों को निर्धारित करता है, नियमों को उदार बनाने का काम करता है। मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए तो एक ऐसा घरों का समूह जहां लोग रहते हैं, अपनी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को संपादित करते हैं, अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, है ना, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और आर्थिक गतिविधियाँ इनका संपादन करते हैं। तो ऐसी जो बस्तियाँ हैं वो क्या कहलाती है? मानव बस्तियाँ कहलाती हैं। अगला है, भारत के विदेशी व्यापार की हमसे विशेषताएं पूछिए। तो पहली विशेषता तो यही हो जाएगी कि ये विश्व का जो पूरा योग है उसका 1% संपादित करता है। और दूसरी विशेषता हम ये लिख देंगे कि पहले का जो व्यापार था उसमें कृषि से संबंधित जो उत्पाद थे उनका निर्यात किया जाता था। अभी वर्तमान समय में हम लोग पेट्रोलियम से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका करने लगे हैं। आयात निर्यात में इनका योगदान बढ़ता जा रहा है। पहले जो कृषि क्रियाकलाप थे उनसे संबंधित चीज़ों का आदान प्रदान अधिक होता था। तो परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। देखिए एक क्वेश्चन था हमारा, भारतीय रेल के 16 मंडल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मात्र 1%, एक विशेषता तो हम ये लिख सकते हैं। दूसरी देखिए 1950-51 में भारत का विदेशी व्यापार 1214 करोड़ था, जो 16-17 में बढ़कर के 44,29,762 करोड़ हो गया है। ये दूसरी विशेषता हम लिख सकते हैं। और तीसरी देखिए, ये भाई बदलाव हुआ है व्यापार में, तो इसमें कृषि संवर्गीय उत्पादों का हिस्सा तो घटा है, जबकि पेट्रोलियम और अपरिष्कृत उत्पादों एवं वस्तुओं में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। आई होप आपको दिख रहा होगा, शायद दिखा होगा आपको। देखिए कृषि और संवर्गीय उत्पादों का और तीसरा ये पेट्रोलियम और अपरिष्कृत वस्तुओं में वृद्धि हुई है। तीसरी विशेषता ये हो गई। मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल यानी कि समूह जिसमें मनुष्य रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए लोग मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं, अपने आर्थिक पोषण के आधार में कुछ स्वामित्व भी रखते हैं। ठीक है, तो भाई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी गतिविधियां करते हैं और संकुल में, समूह में रहते हैं। ये क्या कहलाती है? मानव बस्तियां कहलाती हैं। अगला है, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? ध्वनि प्रदूषण एक अवांछित, असहनीय ध्वनि को क्या कहा जाता है? ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। और इसे मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है, डेसिबल।
तो ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई डेसिबल। शॉर्ट क्वेश्चन है, देखिए भाई, 1.5 नंबर के आर्थिक भूगोल के किन्हीं तीन उप क्षेत्रों के नाम पूछें। तो भाई संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल, ये सब के सब इसके क्षेत्रक हो जाएंगे, उप क्षेत्र हो जाएंगे। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग बताना है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि जनसंख्या का भविष्य में आने वाला स्वरूप किस प्रकार का होगा। इसमें हम यूँ बता सकते हैं कि भाई जब, देखिए आपको रेफरेंस दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो ये आर्थिक भूगोल के क्षेत्रक देख लीजिए आप लोग, ये पहले पार्ट के अंदर ही दे रखे हैं हमारे, ठीक है। संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग, विपणन, पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। तो ये सिद्धांत हमें क्या बताता है कि जब भी कोई जनसंख्या ग्रामीण से नगरीय, खेती-हर से औद्योगिक और अशिक्षित से शिक्षित हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? अशिक्षित से शिक्षित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाता है। ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत हमें ये बताता है। क्या बताता है अभी कि जब कोई जनसंख्या ग्रामीण से नगरीय हो जाती है, खेती हर से औद्योगिक हो जाती है और अशिक्षित से शिक्षित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं? निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत हमें ये ही बताता है। बाह्य स्रोतन पूछा हमसे आउटसोर्सिंग। बाह्य स्रोतन या आउटसोर्सिंग क्या है? जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी दूसरे स्थान की किसी फर्म से, कंपनी से काम करवा लेते हैं। भाई जैसे मान लीजिए ये कोई अमेरिका की कोई कंपनी है और ये किसी अन्य देश में, मान लेते हैं भारत में, तो ये कंपनी ने अपना ऑनलाइन कोई काम भेजा और यहाँ से व्यक्ति ने उस काम को करके वापस भेज दिया यहाँ, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? बाह्य स्रोतन कहा जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि भाई ये जो कोई कंपनी है, इस कंपनी ने अपने देश के किसी व्यक्ति से काम करवा लिया हो। तो भाई आउटसोर्सिंग में क्या होगा कि आउटसोर्सिंग में जैसे ये कोई, हम बात कर रहे थे कि या तो इस कंपनी ने अपने देश में ही काम करवा लिया या किसी दूसरे देश में काम भेजा, ठीक है। तो अपने देश में काम करवा लिया, उसे तो होम शोरिंग कह देंगे, ठीक है। होम शेयरिंग। और अगर किसी दूसरे देश से काम करवाया तो उसे कहेंगे ऑफ शोरिंग। ऑफ शोरिंग, ठीक है।
और इस ऑफशोरिंग को अपतरण भी कहा जाता है, अपतरण भी कहते हैं। अगला है आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग के विकास की दो अनुकूल दशाएं पूछिए तो भाई एक तो कोई नहर है, नदी है, वो नौगम्य होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के आधार पर भी हम इस परिवहन का विकास कर सकते हैं। अगला है भारतीय भाषाओं के परिवारों के नाम पूछे हमसे। भारतीय भाषा परिवारों के नाम देखिए, ऑस्ट्रिक हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रिक हो जाएगा, द्रविड़ हो जाएगा, द्रविड़ हो जाएगा, चीनी तिब्बती हो जाएगा, चीनी तिब्बती, ठीक है। और भारतीय यूरोपीय, भारतीय यूरोपीय, भारतीय यूरोपीय हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा स्पष्ट दिखा देता हूँ इसमें। तो पहला तो ये बाह्य स्रोतन देख लीजिए। बाह्य स्रोतन अथवा ठेका देना, दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण से, कंपनी से, ठीक है, काम सौंपना है। तो कंपनियां क्या करती है, अपनी लागत को कम करने के लिए, लागत को कम करने के लिए दूसरे स्थान से लोगों को काम स्थानांतरित कर देती है। और जब ये समुद्र पार करवा लिया जाए ऐसा काम, तो अपतरण या ऑफशोरिंग कहलाता है। आंतरिक जलमार्ग, आंतरिक जलमार्ग के लिए देखिए, आंतरिक जलमार्ग का विकास नहरों की नौगम्यता, चौड़ाई और गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता तथा निरंतरता पर इन पर निर्भर करता है, पहला पॉइंट तो ये, तथा उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी, दूसरा पॉइंट परिवहन प्रौद्योगिकी को दे सकते हैं आप। ये आपके भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक जिसे निषाद भी कहते हैं 1.38%, द्रविड़ दूसरा, तीसरा चीनी तिब्बती और चौथा है भारतीय यूरोपीय। सबसे बड़ा भाषा परिवार 73% यही है, और जो सबसे कम है वो चीनी तिब्बती। ध्यान रखिएगा, इनके उप परिवार दिए हुए हैं, कई बार परीक्षा में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देता है तो ये इनके उप परिवार भी पूछ लेता है। इनके अन्य शाखा वर्ग भी दिए हुए हैं, और वाक क्षेत्र ये कहाँ बोली जाती है वो स्थान भी दे रखे हैं। अगला प्रश्न, भारत के पर्वतीय क्षेत्र के विकास हेतु कोई 3 सुझाव। अभी हम देखेंगे बुक में से इसका रेफरेंस कि भाई वहाँ के जो स्थानीय संसाधन हैं उनका उपयोग होना चाहिए, स्थानीय जो प्रतिभाएं हैं उनको मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र का भी हमें ध्यान